चलिए तो एक एक करके फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर क्वेश्चंस आए हैं इसके अंदर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं वो देख लो जल्दी से। अब एक क्वेश्चन देखो ये है, अब ये पैकेज का है बच्चा। अभी और क्वेश्चन मत भेजना, फिर बोल रहा मैं आपसे, मैं ज्यादा डाउट नहीं बता पाऊंगा इसलिए। उत्कर्ष नहीं, एरडो से भी टफ है यार वो। 2016 जो है वो पता नहीं क्या है, भगवान जाने क्या है। लगता है एग्जामिनर ने दारू वारू पी के बनाया था, साले ने पता नहीं क्या बनाया था। देखिए एक डाउट और है, वो देखो। वो यहाँ पर इस तरीके से है कि ये कैपेसिटर है, सी कैपेसिटर मान लेते हैं, और कनेक्टेड बाय रेजिस्टेंस है, प्लस यहाँ पर एक और कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर्स हैं। और इस तरीके से यहाँ पर स्विच है, ठीक है जी। और इसमें से जो एक कैपेसिटर है ये चार्ज है, प्लस माइनस वी नॉट से ये चार्ज है, ये कैपेसिटर चार्ज है, और दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है। दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि टाइम जीरो पर स्विच को बंद किया गया है। उसके बाद करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, ये दो क्वेश्चन हैं। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और कितनी हीट जनरेट होगी, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। स्विच को बंद करने के बाद, और स्विच टी इक्वल टू जीरो पे बंद किया गया है। देखो क्या करोगे इसमें, स्विच क्लोज होने के बाद का। अब मैं हिंट्स दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि हिंट, डिटेल सोल्यूशन आप अपने लेवल पे लेंगे। स्विच बंद हो जाने के बाद आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। सपोज करें आई करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, उस करंट आई की वजह से राइट वाला कैपेसिटेंस चार्ज होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। ये जो राइट वाला कैपेसिटर है ये चार्ज करेगा, लेकिन जो लेफ्ट वाला कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होगा। तो अगर यहां पर जो चार्ज होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले कितना चार्ज था, अगर आप इसको चेक करो तो वी नॉट और सी, तो यहाँ पर जो चार्ज था ओरिजिनल चार्ज यहाँ पर कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और ये डिस्चार्जिंग मोड में जा रहा है। डिस्चार्जिंग मोड में जाने का मतलब इसमें से अगर क्यू चार्ज राइट वाले कैपेसिटेंस के पास है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के थ्रू ये सी वी नॉट माइनस क्यू होना चाहिए बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आप इसके अंदर लूप इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी, ठीक है जी। अब क्या बनेगी लूप इक्वेशन, देखो यहाँ से अगर हम इस तरीके से ऐसे चलते क्लॉकवाइज और लूप इक्वेशन लिखे, लूप इक्वेशन, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जो लूप इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आई आर प्लस क्यू बाई सी माइनस सी वी नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय सी, दोनों कैपेसिटेंस आइडेंटिकल है, इक्वल टू जीरो। ये एक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, बाकी आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। सात्विक जो हीट लॉस बता रहे हैं, ठीक है। देखो अब इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, तो क्या करो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। सबसे आसान तरीका है इसको डिफरेंशिएट करने टाइम के साथ। तो डिफरेंशिएट करने पर ये आर इंटू डी आई बाई डी टी प्लस यहाँ पर टू क्यू बाई सी आएगा, क्यू बाई सी यहाँ से आएगा और क्यू बाई सी यहाँ से भी आएगा, टू बाई सी। तो ये टू बाई सी यहाँ पर, और फिर डी क्यू बाई डी टी को आई कर देंगे, डी क्यू बाई डी टी इज आई, और बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं ये जीरो। तो इसके बाद सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, इसके बाद सीधा सीधा आप कैलकुलस लगा सकते हो कि जो डी आई डिवाइडेड बाई आई है वो माइनस ऑफ टू बाई आर सी टाइम्स डी टी, और इसको आप लिमिट रखोगे। लिमिट क्या रखोगे, टाइम जीरो से टी तक की। करंट की लिमिट यहाँ पर तो आई रखेंगे, बट लोअर लिमिट पे ध्यान देना है। कई सारे स्टूडेंट लोअर लिमिट को जीरो करते हैं, जो ब्लंडर है। इनिशियल करंट क्या होगा यहाँ पर, अगर आप इनिशियल करंट चेक करो तो इनिशियल करंट कैसे निकाली जाएगी, वो जीरो नहीं होगी। वो आप क्या करोगे, ये जो आपके सामने लूप इक्वेशन है, इस लूप इक्वेशन में अगर आप इनिशियल कंडीशंस देखो, इनिशियल कंडीशंस टाइम जीरो वाली, तो टाइम जीरो पर स्मॉल क्यू जीरो है। यहाँ पर ये जो राइट साइड वाला कैपेसिटर स्मॉल क्यू है ये जीरो था,
स्मॉल क्यू को अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हो, स्मॉल क्यू इक्वल टू 0, तो इनिशियल करंट की वैल्यू वी नॉट डिवाइडेड बाई आर है। वो लिमिट यहाँ पर रखनी पड़ेगी आपको, वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। स्टूडेंट्स की मिस्टेक क्या होती है कि उनको एक हैबिट बनी होती है कि इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट तो हमेशा 0 होता है। उनके अपने ही फंडे है ना असल में। तो यहाँ से करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम सॉल्व करेंगे। मैं इसको सॉल्व भी कर रहा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उसके बाद हीट लॉस निकालने के कई सारे तरीके हैं। इसमें से एक तरीका हीट लॉस निकालने का ये भी हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये भी हो सकता है। याद करिए, आई स्क्वायर आर रेट ऑफ हीट लॉस है। और मैं इसलिए इस मेथड को फॉलो कर रहा हूँ कि जब करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपसे पूछा गया है, तो फिर किसी नए मेथड को एडॉप्ट करना समझदारी नहीं होगी। मतलब बिकॉज इस क्वेश्चन में ये लिंक है, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से लिंक है। तो जब करंट टाइम के फंक्शन पे निकाल चुके हैं, तो उसको इंटीग्रेट कर दीजिए आई स्क्वायर आर डी टी से, आपको मिल जाएगा कि हीट लॉस क्या होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखा करो। ठीक है जी, और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये डाउट हो गया आपका ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये भी अब एक जेई का प्रीवियस ईयर है। ये आई थिंक जेई, ओ माय गॉड, फिर से 2016। ओ भाई, 2016 एडवांस। अब आप रिलैक्स करते हो, तो बेड वेड पे हो तो लेट जाओ, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस टाइप की चीज है। यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल मतलब दो सिलिंड्रिकल प्लेट्स हैं, दो ये सिलिंड्रिकल प्लेट्स हैं। ये कनेक्टेड हैं बाय एमीटर, प्लस ये यहाँ से कनेक्टेड हैं बाय वोल्ट मीटर, सॉरी बैटरी। ये इस तरीके से बैटरी से कनेक्टेड है, प्लस यहाँ से कनेक्टेड है। अगर तुम लोग के पास पैकेज हो तो आप उसी से ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, बिकॉज बच्चे ने जो भेजा है ये प्रॉपर इमेज नहीं आई है इसमें, मेरे पास थोड़ी सी ब्लर आई है। उन्होंने लैपटॉप का स्क्रीनशॉट भेजा है ना, तो वो उतना क्लियर पिक्चर नहीं है। और बच्चा या तो रीसेंड कर दो या जिसने भेजा, क्योंकि ना आपने जो भेजा है इमेज, उसमें लाइट बहुत ज्यादा आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रहा है उसका लाइट का। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर पा रहा हूँ इसमें क्या है। अगर पॉसिबल हो तो एक बार आप भेज दो फिर से। एनीवे, इसके अलावा ये सिलेंडर की हाइट h है। एक सिलेंडर है जिसके अंदर दो प्लेट्स हैं। ये इनका रेडियस कुछ दे रखा है आपको, कैपिटल आर का आई थिंक, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं वो इस क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से है कि लोअर प्लेट से कुछ बॉल्स हैं, मतलब चार्ज बॉल्स है ना, लोअर प्लेट पे कुछ चार्ज बॉल्स हैं, वो ऊपर की तरफ थ्रो की जा रही है, थ्रो करी जा रही हैं। और ये जो बॉल्स हैं ये एक डिस्क के फॉर्म में है ना, बॉल्स जो हैं वो डिस्क के फॉर्म में है। बच्चे अगर क्वेश्चन की इमेज नहीं आ रही सही से, मतलब पढ़ने में दिक्कत हो रही है, रुको। हाँ, अभी सही आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये जो बॉल्स हैं इनके बारे में दे रखा है कि ये जो बॉल्स हैं इनका रेडियस स्मॉल आर है, जो प्लेट्स के रेडियस से काफी कम है, कैपिटल आर से। और ये एक हाई वोल्टेज है जो लगा रखा है कैपेसिटर के बीच में, और प्लस वी नॉट। ठीक है, हाँ, जो टॉप प्लेट है इसका पोटेंशियल माइनस वी नॉट है, और ये पोटेंशियल प्लस वी नॉट है। आप एक्चुअल क्वेश्चन देख लीजिएगा वहां से क्या है, जेई के पेपर में से। नहीं सचिन, कोई बात नहीं, सुनो सुनो तो, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कोई, ठीक है। तो देखो, उसमें पैराग्राफ लिखा हुआ है। पैराग्राफ ये लिखा है कि ये जो बॉल्स हैं ये मेटल की हैं। अब रहे बच्चा, आ गया, क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। ये जो बॉल्स हैं ये मेटेलिक बॉल्स हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा है कि क्योंकि ये मेटेलिक बॉल है और उसको आप मेटल प्लेट के टच पे रख रहे हो, तो ये हमारा कंसेप्ट है कि जब भी दो मेटेलिक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, वो सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। तो जितना पोटेंशियल इस लोअर प्लेट का होगा, उतना ही पोटेंशियल इस बॉल का भी होगा।
और जब दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो जो ये प्लेट है, जो यहाँ पर प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, ये इस बॉल को रिपेल करेगी, और जब इस बॉल को रिपेल करेंगे तो ये बॉल ऊपर जाकर के कोलाइड करेगी। उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 दी गई है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी स्मॉल ई की वैल्यू 0 दी गई है, यानी ये बॉल्स अपर प्लेट से कोलाइड करके उससे स्टिक कर जाएंगी। और ठीक है, इतना समय, ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस में 17th क्वेश्चन जो इसका है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था भाई, 17। अच्छा कनक, ये क्वेश्चन किया हुआ है सर, हो गया है, सेकंड पार्ट है इसके, 2 पार्ट, हाँ 2 पार्ट हैं, ठीक है। ये क्या होगा बच्चे, ये बताओ, पहला क्वेश्चन क्या होगा, ये बॉल्स, उसमें ये पूछा है कि ये जो बॉल्स हैं ये ऊपर जाकर के जब इस प्लेट को टच करेंगे, ऊपर वाली प्लेट को टच करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, क्या ये बाउंस बैक कर जाएंगी नीचे, क्या ये प्लेट्स बाउंस बैक कर जाएंगी, क्वेश्चन बताओ आप, क्या ये प्लेट्स बाउंस बैक करेंगी, यही क्वेश्चन आपका है। देखो ऑप्शंस में रीड कर देना, द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट। ऑप्शन बी कह रहा था बॉल्स विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ऑप्शन सी कह रहा था बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द सेम चार्ज दे वेंट अप विथ। और डी ऑप्शन कह रहा है कि द बॉल्स विल स्टिक टू द टॉप प्लेट एंड रिमेन देयर। अक्षय का ऑप्शन बी आ रहा है, सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक कैसे होगा ये भी ध्यान देने वाली बात है। अंबुज भाई ने कह रहे हैं ए, वो बॉटम प्लेट पर आ जाएंगे। लॉजिक देखो ना, यहां पर जब होंगी बॉल्स, ठीक है, ये खाली आपकी कंसेप्चुअल टेस्टिंग कर रहा है, और मैंने पहले भी कहा कि फिजिक्स में कंसेप्ट टेस्ट आने लगे हैं क्वेश्चंस। पहले आप पॉजिटिव प्लेट को टच करोगे तो पॉजिटिवली चार्ज होगे, तो जब आप पॉजिटिवली चार्ज हो गए, मतलब एक तरीके से ये बॉल पॉजिटिवली चार्ज हो गई, उसके बाद ये पॉजिटिवली चार्ज बॉल ऊपर जाकर के नेगेटिव प्लेट से कोलाइड होगी और अपना सारा पॉजिटिव चार्ज इसको ट्रांसफर कर देगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिल करके 0 हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो गए। अब वो बॉल टेम्परली न्यूट्रल हो गई, वो बॉल वहां पर जाकर के एक मोमेंट के लिए न्यूट्रल हो जाएगी, फॉर वन मोमेंट न्यूट्रल। फिर वो नेगेटिव वाले प्लेट से इंड्यूस हो जाएगी, मतलब क्योंकि नेगेटिव प्लेट के टच में चली गई है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव प्लेट के टच में जाने की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जब वो नेगेटिवली चार्ज होगी तो फिर वो नेगेटिव प्लेट से वापस रिपेल हो जाएगी, वापस रिपेल हो जाएगी, तो नेगेटिव होकर के फिर रिपेल होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बन करके लोअर प्लेट से पॉजिटिव चार्ज बन करके वो ऊपर गया था और वहां से नेगेटिव चार्ज बन करके वापस आ रहा है। अब आप इसके हिसाब से देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। अगर आपके सामने पैकेज है तो आप इसके ऑप्शंस रीड करो और देखो कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ जी स्तुति, ऑसिलेशंस नहीं हो सकता है, रीजन मीन कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द कैपेसिटर यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म यानी कि जो F इक्वल टू क्यू है वो भी यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट फोर्स में एसएचएम कैसे हो सकता है, क्योंकि एसएचएम करने के लिए फोर्स को माइनस के एक्स फॉर्म चाहिए, यानी कि वो पोजीशन के साथ वेरी करना चाहिए। यहाँ तो पोजीशन वाइज कांस्टेंट फोर्स आ रहा है, तो ऑसिलेटरी है, टू एंड फ्रो होगा, बट ये सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। और 18th में इसका सेकंड पार्ट है, 2 क्वेश्चन से पैराग्राफ था ये। एवरेज करंट इन द स्टेडी स्टेट रजिस्टर्ड बाय द एमिटर। एवरेज करंट कितना होगा इसमें, यहां पर बता सकते हैं आप कि एवरेज करंट की क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ पर एवरेज करंट क्या होना चाहिए, यहाँ पर किसी को आइडिया है कोई कि एवरेज करंट जो जाएगा वो क्या होगा? देखो ठीक है, मैं आपसे में से अगर कोई डिस्कस करना चाहो तो बताओगे आप, अगर किसी ने कर रखा है तो। हाँ, ये अंबुज का आंसर आ गया, आर वी बाय के, बी ऑप्शन। नहीं, बी ऑप्शन तो ठीक है बेटा, ऑप्शन तो हम देख लेंगे, लेकिन उसका लॉजिक, हाँ करेक्ट, एसएचएम तो होगा नहीं, बट ये एवरेज करंट कैसे होगा, मतलब ये समझ में आना है कि ये एक्चुअली इसमें पूछा है कि जो एवरेज करंट है वो प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज टू द पावर 1/2
वोल्टेज टू द पावर 2 वोल्टेज के प्रपोर्शन में होगा या फिर 0 होगा। यानी कुल मिलाकर के एवरेज करंट का वोल्टेज पर डिपेंडेंसी पूछी गई है कि एवरेज करंट और वोल्टेज में क्या डिपेंडेंसी होगी। तो पहली बात तो आप देखो एवरेज करंट कैसे आएगी। एवरेज करंट निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, सिंपली डेफिनेशन है एवरेज करंट की। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो जानते हो, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, एक बात ये भी समझना है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है Q, इसकी वैल्यू भी तो वोल्टेज पे डिपेंड करेगी। कैसे करेगी देखो भाई, आपका ये जो लोअर प्लेट है ये है एट पोटेंशियल V0, और इसके टच में जब आप एक बॉल को लाओगे, इसके टच में बॉल आएगी, ठीक है, इसको टच करके हम बॉल लाएंगे तो बॉल एट सेम पोटेंशियल होगी, बॉल विल बी एट सेम पोटेंशियल। और जब वो बॉल सेम पोटेंशियल पे होगी तो चार्ज जो उस बॉल के पास आएगा, क्यू ऑन द बॉल, भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो जो चार्ज होगा वो हमेशा रेडियस और पोटेंशियल का मल्टीप्लीकेशन यानी कि पोटेंशियल के प्रपोर्शन में होगा। तो जो चार्ज है वो प्रपोर्शनल टू वी हो गया, चार्ज प्रपोर्शन टू वी, ठीक है। अब करंट कैसे निकालोगे, तो करंट देखिए, करंट डेंसिटी आप कहते हो या करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, या फिर आप नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी फॉर्मूला लगाओ तो I इज इक्वल टू NEAV, इस तरीके से करते हो। और ड्रिफ्ट स्पीड प्रपोर्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ड्रिफ्ट स्पीड प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। और NEA एक तरीके से चार्ज की डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी। तो ये भी आपका प्रपोर्शनल टू V है, जो चार्ज अपीयर हो रहा है वो भी आपके वोल्टेज के प्रपोर्शन में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी dV/dr के फॉर्मूले से जाओगे तो वोल्टेज के प्रपोर्शन में जाएगा। यानी कुल मिलाकर के करंट की वैल्यू प्रपोर्शनल आनी चाहिए V स्क्वायर के। V स्क्वायर का रीजन समझिएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से चलती है, और दूसरा अमाउंट ऑफ चार्ज भी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। इस वजह से टोटल करंट की वैल्यू V स्क्वायर के प्रपोर्शन में जा रही है यहाँ पर। हाँ जी अम्बुज, सही बोल रहे हो, स्टडी स्टेट में। बट देखो अम्बुज, मेरा पॉइंट समझो, मेरा पॉइंट ये है कि अभी हम लोग घर पे बैठे हैं, बिल्कुल है ना, स्टे होम का नारा लगा रहे हो, स्टे होम स्टे सेफ। या आप सोचिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे जिस टाइम पर, और आपको पता है कि ये आपका लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो उस टाइम पर जो माइंड का प्रेशर होता है ना वो बड़ा अजीब सा होता है। वहां पर एक एक ऑप्शन सही लगता है, स्क्वायर रूट V भी सही लगता है, V स्क्वायर भी सही लग रहा होता है, और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अपने से ज्यादा कॉन्फिडेंस बगल वाले पे होता है कि वो सही कर रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान, अम्बुज आंसर सही है, परफेक्ट रीजनिंग चाहिए होती है, परफेक्ट रीजनिंग। जे एडवांस के पेपर की आप बात कर रहे हो यहाँ पर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। अरे साथ में क्या करोगे बच्चा, जे एडवांस क्या तो रहा हूँ, 2016 था, भगवान जाने क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार, फटाफट जल्दी से हम लोग देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कुछ और भी देखिए, एक क्वेश्चन ये है, ये भी अच्छी, ये शायद मेरे ख्याल से जो भी हमने रिसेंट असाइनमेंट दी थी उसका है, रिसेंट असाइनमेंट का, ठीक है। वो ये है, इस तरीके से हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पर और यहाँ पर, और इसके आगे चल करके यहाँ पर दो कैपेसिटर्स लगा रखे हैं इन्होंने, यहाँ पर और यहाँ पर दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट का है, जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी की हमने टॉपिक वाइज असाइनमेंट दी थी उसका है। और यहाँ पर एक बैटरी है, तो ये बैटरी जो है यहाँ पर वो 20 वोल्ट की है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और प्लस ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है जी। और ये 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है, और ये 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है। ये क्वेश्चन है। अब इनमें क्या कहना चाह रहे हैं, सारे कैपेसिटर्स अनचार्ज थे, और ठीक है, इनका ये कहना है कि कुछ टाइम बाद
यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये कुछ टाइम बाद 20 माइक्रोकूलम हो गया, 20 माइक्रोकूलम एट सम टाइम, एट कोई टाइम टी है जहां पर ये 20 माइक्रोकूलम चार्ज आ चुका है। तो उस टाइम तक यहाँ पर कितनी हीट लॉस होगी, यहाँ पर कितनी हीट लॉस होगी और यहाँ पर कितनी हीट लॉस होगी, ये क्वेश्चन है कि जिस टाइम पर 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस की चार्ज 20 माइक्रोकूलम होगी, बाय दैट टाइम अमाउंट ऑफ हीट इन द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ये क्वेश्चन है। चलिए पहला पार्ट, इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। पहले तो फर्स्ट पार्ट, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को रिड्यूस किया जा सकता है बाय आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट में, आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट में। तो यहाँ पर आप इसका आर इक्विवेलेंट और यहाँ पर सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। ये मैं नहीं करूंगा, आप अपने आप कर लेंगे, बिकॉज कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और रेजिस्टेंसेस को सीरीज पैरेलल से किया जा सकता है। तो इससे आप ये पता लगा सकते हो कि यहाँ पर सी इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और अब एक चीज सुनिएगा, अगर ये 2 माइक्रोफेरेड के पास 20 माइक्रोकूलम है तो 1 के पास कितना चार्ज होगा भाई, इन दोनों के पास कितना चार्ज होगा, इस कंसेप्ट को सेपरेटली देखो। तो ये जो कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर लगा रहे हो और उसके पैरेलल में 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है पैरेलल में, तो अगर पैरेलल में है और एक तरफ चार्ज 20 है तो दूसरी तरफ का चार्ज निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होंगे। तो इससे ये निकाल सकते हैं कि 1 माइक्रोफेरेड पे कितना चार्ज होगा, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करके निकाल सकते हो। तो अगर Q बाई 1, सपोज Q चार्ज है तो Q बाई 1 ये 1 वाले का पोटेंशियल डिफरेंस और इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस उधर 20/2 होना चाहिए, यानी कि Q की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम हो गई। तो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज 1 माइक्रोफेरेड के ऊपर आ रहा है और 20 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोफेरेड पे आ रहा है। तो टोटल चार्ज बैटरी से कितना निकला, टोटल कितना चार्ज आया बैटरी से, यहाँ पर टोटल चार्ज जो बैटरी से आया वो आया 30 माइक्रोकूलम, दोनों कैपेसिटर्स को मिला करके। और 30 माइक्रोकूलम अगर आप 20 वोल्ट के बैटरी से रिसीव कर रहे हैं, 20 वोल्ट की बैटरी अगर 30 माइक्रोकूलम चार्ज डिलीवर कर रही है तो वर्क बाय बैटरी 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 विच इज 600 माइक्रोजूल्स। इतना काम बैटरी ने किया। और एनर्जी जो कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर हुई, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस, वो हो जाएगी हाफ, टोटल चार्ज है 30, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर 3 हो जाएगी, C1 प्लस C2 करके C इक्विवेलेंट की वैल्यू 3। तो ये जो वैल्यू बनेगी आपकी 900 डिवाइडेड बाय 6 हो गई, 900 डिवाइडेड बाय 6, 900 डिवाइडेड बाय 6 अगर मेरी मैथमेटिक्स सही है तो ये 150 माइक्रोजूल्स आना चाहिए। और 150 माइक्रोजूल अगर कैपेसिटर के अंदर स्टोर है और 600 माइक्रोजूल्स बैटरी ने वर्क किया है, तो इनका जो डिफरेंस है वो हीट लॉस है, 600 माइनस 150, दैट मीन्स कि टोटल हीट लॉस हो जाएगा 450 माइक्रोजूल टोटल। बट इंडिविजुअली कितना होगा, मतलब अगर यहाँ H1 है और यहाँ पर H2 है और यहाँ पर H3 है, तो इंडिविजुअल हीट लॉस क्या होगा, ये ध्यान दो, इंडिविजुअल हीट लॉस। ठीक है, देखो ये अब आप कल वाला कंसेप्ट अभी रिसेंटली कल डिस्कस हुआ था कि अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगते हैं तो उनके हीट लॉस का जो रेशियो होता है, यानी कि H2/H3, ये इनके रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो होना चाहिए। H2/H3 शुड बी 6/3, क्योंकि ये पैरेलल में है। पैरेलल में जो हीट लॉस होता है वो आप कैलकुलेट करते हो V²/R इंटू टाइम से, तो वो रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में जाता है। और सीरीज के टाइम पर, यानी कि ये जो 3 ओम और 6 ओम का इक्विवेलेंट होगा, 3 ओम 6 ओम का इक्विवेलेंट, इनका इक्विवेलेंट होगा 2 ओम। तो ये 2 ओम और बगल में ये 2 ओम सीरीज में है। सीरीज में हीटिंग इफेक्ट करंट पे डिपेंड करता है I²R के हिसाब से, I²R
तो इस 2 ओम का हीटिंग इफेक्ट H1 और इस 2 ओम का टोटल हीटिंग इफेक्ट H2 प्लस H3, ये रेशियो 2 ओम डिवाइडेड बाय 2 ओम यानी कि 1 आना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो अब आपकी ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन हुई, जहां पर 450 को आप ये कहोगे कि ये H1 प्लस H2 प्लस H3 है, ये दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास और 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, H1 H2 H3। इसके आगे की मैथमेटिक्स आपको करनी होगी। हाँ जी विनायक, ये इस तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये भी, आई मीन नॉन कैलकुलस अप्रोच लगाई गई है, कोई कैलकुलस की नीड नहीं थी इस क्वेश्चन में। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और दो अच्छे कंसेप्ट मिक्स किए गए हैं, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से और एक रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस से। ठीक है, चलिए तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखते हैं आगे आगे जो क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं यार, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं भाई। एक एक क्वेश्चन जो है वो ये है, देखो ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, इसको देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये भी मेरे ख्याल से जेई का ही है, जेई, ये एम्स लिखा है, एम्स नहीं है, हालांकि ये जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, सब एक दूसरे से चोरी करते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन जेई का है, जेई एडवांस का है। तो ये क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन है यार। यहाँ पर क्या है अपना, ये कुछ इस टाइप से है। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 वोल्ट बैटरी, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो इन्होंने ये पूछा है यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस 3 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस 3 ओम कितना होगा। ठीक है जी, बताएंगे आंसर क्या होगा इस 3 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस। चलो इसको नाम दो ए, इसको नाम दो ए, यानी आपको क्या पूछा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच। तो क्या बताया गया था आपको, आप ए से बी कोई भी पाथ फॉलो कर लो, कोई भी पाथ। प्रथम जीरो नहीं आएगा, प्रथम ध्यान दो, प्रथम ए और बी के बीच में, हाँ हाँ प्रथम, एक मिनट सॉरी, आंसर सही है आपका, ठीक है, जीरो आएगा। ठीक है, वो जीरो, प्रथम आंसर सही भी, ठीक है। जीरो क्यों आएगा वो देखो आप, इसकी वैल्यू जीरो क्यों आएगी, ए और बी के बीच में जीरो क्यों आएगा। यहां से इस 4 वोल्ट की बैटरी का जो करंट I1 होगा, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है। नहीं रक्तिम, क्लोज पाथ नो लूप जीरो, रक्तिम ये नहीं होगा आंसर बच्चा, मैं फिर सुनो, आप लॉजिक समझिएगा इसका क्या है। ठीक है, ये I1 करंट मान लो इसमें गया, तो I1 यहाँ आया, फिर I1 यहाँ आया, फिर I1 यहाँ पर आया, और फिर I1, ये I1 आ गया। अगर आप पॉइंट ए पर जंक्शन रूल फॉलो करिए, पॉइंट ए पर जंक्शन रूल, तो ऑलरेडी यहाँ पर आप I1 करंट दिखा रहे हो, इस ब्रांच में I1 करंट दिखा रहे हो, और यहाँ पर भी I1 दिखा रहे हो, तो I1 यहाँ पर और I1 ऊपर। तो जंक्शन रूल के हिसाब से आगे की तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट। और इस वाली बैटरी से लगाना, बहुत ध्यान से सुनना है, यहाँ पर अगर आपके पास कोई I2 करंट है, तो इस I2 करंट का पाथ देखिएगा, I2 यहाँ से इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है, और वापस बैटरी की प्रॉपर्टी है कि बैटरी में वापस I2 करंट जाएगा, तो ये फिर I2 यहाँ चला गया, तो I2 करंट आ करके वापस बैटरी की तरफ चला गया, इधर से भी कोई करंट नहीं आ रहा, नो करंट। तो 3 ओम के अंदर कहीं से भी करंट नहीं आ सकता, जिस वजह से इसका आंसर जीरो होगा, वैल्यू विल बी जीरो। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान समझ में आया आपको, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। अब आप एक काम करो, ठीक है, आपने डाउट तो पूछ लिया, अब एक काम करिए, मैं आपको इस क्वेश्चन का मॉडिफाइड फॉर्म देने जा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का मॉडिफाइड फॉर्म करो, क्या आंसर आएगा बताइएगा। सर्किट ये है, यहाँ पर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म दे रहा हूँ, मॉडिफाइड फॉर्म समझना, इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है, और आंसर बताइएगा।
ये अपने आप में एक डिस्कशन वाले क्वेश्चन हैं यार। जेई किसी एरी गैरी चीज पे हाथ नहीं डालता। उसने अगर कहीं पर हाथ डाला है तो उसका मतलब दम होगा उसमें कुछ। ये अगर मैं इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाऊं तो, अगर ऐसे रेजिस्टेंस लगाता मान लो, वो 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ होता, बताओ क्या आंसर आएगा? क्रॉस करके लगा दो आप 3 ओम को, क्या आंसर आएगा बताओ? साहिल सिंह जी, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चा, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट है। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तो देना होता तो हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तो ले ही आएंगे इसको, किसका आंसर ये आ जाएगा। और आंसर जस्टिफाई करने के सैकड़ों तरीके हैं, उल्टे सीधे तरीके बहुत है हमारे पास, जहां से हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर ये आएगा। बट मैं सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, बैटरी की एक प्रॉपर्टी होती है। बैटरी की प्रॉपर्टी समझो क्या होती है। अगर किसी भी बैटरी से कोई करंट गया, मान लो, हम इस मान लें कि इस बैटरी से कुछ करंट गया, ठीक है, तो जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा, उतना करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आना भी चाहिए। तो अगर यहाँ पर I1 है तो आगे भी I1 होगा। सिमिलरली इस बैटरी के पॉजिटिव साइड से अगर कोई I2 करंट आएगा, तो बैटरी के पॉजिटिव साइड पर I2 करंट वापस भी आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब करंट कितना होगा जब यहाँ से I1 करंट जा रहा है और ये वापस इस बैटरी में चला गया, और इधर से भी I1 आना चाहिए, इधर भी I1, किरचॉफ जंक्शन रूल सेटिस्फाई होना चाहिए हर जगह पे। तो इसका मतलब ये I1 इसी जगह फ्लो करता रहेगा, ये I2 इधर फ्लो करता रहेगा, और 3 ओम के अंदर करंट जाएगा ही नहीं। इस केस में भी ये नहीं जाएगा करंट। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन डाउट था और एक हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। ठीक है, 0 आंसर आएगा, स्टिल 0 आएगा आंसर। और अच्छा श्रेयस, डीसीपी में ऐसे 3 क्वेश्चन हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और सजेशन देने जा रहा हूँ, एक और मैं आपको एडवाइस दूंगा, मानना ना मानना आपके ऊपर है, कि अगर ये सर्किट हो, यहाँ रेजिस्टेंस प्लस यहाँ बैटरी, प्लस यहाँ पर बैटरी और यहाँ पर रेजिस्टेंस, दो ये हो गए, ऊपर आप एक वायर लगा दो और नीचे 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, 3 ओम रेजिस्टेंस। मतलब क्वेश्चन वही है, मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया है। ये 2 ओम रेजिस्टेंस, इधर साइड वाला 1 ओम का रेजिस्टेंस, हम लोग सिर्फ उसी क्वेश्चन के साथ खेल रहे हैं। तो ये 4 वोल्ट, ठीक है, और ये 3 वोल्ट। अब बताओ 3 ओम के अंदर कितना करंट आएगा, करंट इन द 3 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, और उस 3 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। करंट इन द 3 ओम रेजिस्टेंस और 3 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जल्दी से देखिए। तो अब आप, अगर ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, ये पॉइंट अगर आपने ए मान लिया कि ये हमारा 3 ओम का पॉइंट ए है और बगल में पॉइंट बी है, तो अब आप देखो, अब आप अगर ए से बी की तरफ चलते हो वाया दिस बैटरी 4 वोल्ट, फिर यहां से और फिर यहां से ऐसे, तो आप इस रास्ते से क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे आपको अगर ये वाला पाथ फॉलो करें। ठीक है, तो आप लूप इक्वेशन लगा सकते हो। लूप इक्वेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि करंट इन द 3 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो ए और बी के बीच में मिलेगा आपको, ठीक है, उसके लिए आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो ए से बी जब इस 4 वोल्ट की बैटरी में जाओगे, 4 वोल्ट बैटरी में, तो -4 मिलेगा आपको, और फिर वापस जब 3 वोल्ट बैटरी में आओगे तो +3, यानी कि ये -1 मिलेगा। -1 मिलने का मतलब कि पोटेंशियल बी पर ज्यादा है, बी हाई पोटेंशियल पर है, वीबी माइनस वी ए की वैल्यू 1 होगी। ओम्स लॉ से यहाँ पर करंट निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3 ओम, इतने एम्पियर की। अब देखो, आपको 2 ओम और 1 ओम के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं थी। बिना बिना ये जाने हुए कि 2 ओम और 1 ओम में क्या करंट है, आप डायरेक्टली 3 ओम का करंट निकाल सकते हो, 1/3। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये टॉप पॉइंट, ये टॉप पॉइंट, इसको आप पॉइंट पी नाम दो, और ये टॉप पॉइंट, इसको क्यू नाम दो। पी और क्यू के बीच में कितना करंट होगा, करंट बिटवीन पी एंड क्यू, आंसर दें इसका आप लोग। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच में क्या करंट फ्लो होगी और किस तरफ फ्लो होगी, फ्रॉम पी टू क्यू या फ्रॉम क्यू टू पी, इसका आंसर देना है तुम्हें।
P और Q के बीच में। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। प्रथम जी, प्रथम आंसर में डायरेक्शन बताना पड़ेगा। प्रथम 1/3 तो बोल रहे हो, बट 1/3 के आगे मतलब वो P से Q होगा या Q से P होगा, ये भी बताना पड़ेगा। दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी आपको। ज्योत्सना जी, P से Q समझ गए आपको? हाँ, 1/3 एम्पियर, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि पॉइंट P और Q के बीच में जो करंट होगा वो P से Q 1/3 एम्पियर होगा। अब आप देखो इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखो आप। इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो अननेसेसरली का इस 2 ओम रेजिस्टेंस की इक्वेशन बनाएंगे, इस 1 ओम की इक्वेशन बनाएंगे, जबकि कोई जरूरत ही नहीं इनको जाने की। बिना 2 ओम और बिना 1 ओम को देखे हुए आप 3 ओम का करंट निकाल सकते हो, आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। हाँ जी कनेक्ट। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, आई मीन जो जेई के हैं। ये जेई का भी क्वेश्चन है, बट हालांकि जो मेरे पास क्वेश्चन है जिस बुक से भेजा गया है वो मेडिकल एग्जाम्स का है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स 2013 का है। ठीक है, एम्स 2013 का, बट ये ओरिजिनली क्वेश्चन जो है वो जेई का है, ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम थोड़ा सा रह गया, अभी हो जाएगा एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि चार्ज और टाइम के बीच में एक ग्राफ है, क्यू और टी के बीच में एक ग्राफ है। ये पैकेज का मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 22 है, और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और प्लस यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसे करके ये दोनों ग्राफ सेम पॉइंट तक जा रहे हैं, यानी कि क्यू मैक्स सेम है। और ये क्वेश्चन आरसी सर्किट का है, और हमें इसमें कंपेयर करना है पैरामीटर्स को। तो याद करिए क्यू मैक्स जो होता है, क्यू मैक्स क्यू मैक्स सी इंटू ई के बराबर होता है। तो दोनों के बराबर आ रहे हैं, ठीक है, क्यू मैक्स। और इस ग्राफ का इनिशियल स्लोप रीज्वाइन कर लीजिएगा मीटिंग को इसके बाद। इनिशियल स्लोप ई बाई आर होता है, उससे Q इक्वल टू सी 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो जब डी क्यू बाई टी पे जाओगे तो वो ई बाई आर स्मॉल ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो टाइम को जीरो पुट कर दीजिए, टाइम जीरो पुट करके डी क्यू बाई डी टी की जो वैल्यू बनेगी वो ई बाई आर बनेगी। तो ये दो हिंट हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इनिशियल स्लोप ई बाई आर है और फाइनल वैल्यू सी ई है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो आप, कौन सा ऑप्शन सही होगा 22 वाले को। ठीक है, आप रीज्वाइन करो, ब्रेक नहीं